चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, नेटवर्क इशू है। अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आया सबको? साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? हेमंत, प्रखर। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, दैट इज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। कुछ इस तरह से। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे चलिए, ये पैरेलल रे है और पैरेलल आने वाली रे हमेशा पास होती है कहाँ से? फोकस से। इसके अलावा हमने एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दी, कुछ इस तरीके से। अब बहुत ध्यान से समझना है एक एक कंसेप्ट। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे इस कर्व की सरफेस तक गई होगी वो इसकी रेडियस होगी, और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसलिए ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, ये आपकी नॉर्मल की तरह ट्रीट होगी। और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हमने मान लिया अल्फा। नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी है, ये फोकस से पास हुई है, ये सी हो गया, इधर ये पोल हो गया। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस हो गई एफ। ठीक। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये तो हो गया डायग्राम। डायग्राम समझ में आया सबको कैसे कैसे है? पैरेलल रे आ रही है, नॉर्मल से टच होके आपकी डाइवर्ज हुई और फोकस से पास होती हुई इस तरफ आ गई। क्लियर है इतना डायग्राम? चलिए, अब एक एक करके बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा एंगल आई इसके इक्वल होगा एंगल आर के। अच्छा, डायग्राम को देखिए तो ए बी और सी पी दोनों पैरेलल हैं। ए बी किसके पैरेलल है? सी पी के। तो ये जो रे होगी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। दैट मीन्स एंगल एल्फा एंगल आई के इक्वल होगा। देखो, दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया। ये एंगल अल्फा, ये एंगल आई, आई किसके इक्वल हो गया? अल्फा के। ये क्या कहलाएंगे? आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। अच्छा, आई आर के भी बराबर है, दैट मीन्स एंगल आर किसके इक्वल हो गया? एंगल अल्फा के इक्वल। आर और अल्फा, एक ट्राइंगल है हमारे पास बी सी एफ। इस ट्राइंगल के दो एंगल हैं आर और अल्फा, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्ड की साइड जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। आर अल्फा के इक्वल है, देयरफॉर हम बोलेंगे ई से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी एफ से लेके बी तक की डिस्टेंस। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिए। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि जो मिरर है हमारा उसका अपर्चर स्मॉल है, और अ स्मॉल अपर्चर, याद रखेंगे जितने भी रे ऑप्टिक्स में डायग्राम पढ़ेंगे वो सब हम स्मॉल अपर्चर के लिए ही पढ़ेंगे। तो स्मॉल अपर्चर के लिए एफ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है उसे डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? सी एफ प्लस एफ पी। अच्छा, सी एफ किसके इक्वल है? एफ बी के। और एफ बी किसके इक्वल है? एफ पी के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या? एफ पी प्लस एफ पी। अच्छा, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर। एफ से लेके पी तक डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा एफ प्लस एफ। दैट मीन्स आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2f। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी? r/2। तो ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच में? फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बीच में। ये रिलेशन समझ में आया सब बच्चों को, या एक बार रिपीट किया जाए? जल्दी से बताएं। समझ में आया तो यस बोलिए। अंश, अनुपमा, आयुषी, हेमंत, कशिश। हाँ, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझेंगे, डायग्राम को समझ के ही समझेंगे, ठीक है? देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसे साइड करता हूँ जस्ट में। और मैं साइड किस लिए कर रहा हूँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस सर्किल है आपका, और ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस को ये होगी रेडियस। अगर मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा, रेडियस जरूरी थोड़ी यहाँ बनाई जाए, रेडियस तो यहाँ पे भी बनाई जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ टेंजेंट, तो ये भी एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। वो यहाँ पे भी बनाई जा सकती है, यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग रही है कि जो हमारा मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस होगी वो मिरर की सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अगर वो 90 डिग्री बनाएगी तो इसका मतलब वो नॉर्मल की तरह ट्रीट होगी। तो हमने एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कराई, और किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई? वो नॉर्मल वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल आई बन गया और आर बन गया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल की रेस्पेक्ट में बनते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल आई हो गया, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल आर हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर क्या है? दोनों बराबर है। आगे बढ़ते हैं। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस और सी पी, ये जो दो लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस में सी से लेके बी तक का जो है ये कट, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। दैट मीन्स आई और अल्फा एंगल ये इक्वल होंगे, और ये कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अच्छा, आई और अल्फा इक्वल हो गए, आई और आर इक्वल थे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी दैट आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स आर किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से आर को किसके इक्वल ले लिया? अल्फा के इक्वल ले लिया। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, आर अल्फा के इक्वल हो गया। अब एक ट्राइंगल था आपके पास में, कौन सा ट्राइंगल था? मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। सी बी एफ, ये ट्राइंगल था आपके पास, देखिए इसलिए इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सी बी एफ, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो एंगल अल्फा है, एक एंगल आर है, और तीसरा एंगल यहां पर बनेगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों, अल्फा है और ये मान लीजिए आर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग की साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंगल इक्वल टू द एंगल इक्वल के करस्पॉन्डिंग की साइड्स होती हैं, वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट मीन्स देखो, अल्फा के करस्पॉन्डिंग साइड से एफ बी, और आर के करस्पॉन्डिंग साइड से सी एफ। तो सी एफ और एफ बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। जितने भी मिलेंस मिरर के केसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उन सब में हम स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे। तो अपर्चर स्मॉल होगा, तो एफ से लेके बी तक की डिस्टेंस और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस लगभग बराबर होगी। अच्छा, इस चीज को भी मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए, जैसे अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, जस्ट ए सेकेंड मैं भी खुद को देख लूँ तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको देख रहे हो तो मैंने दो उंगली दिखाई है आपको। ये जो दो उंगली है, तो आपको कैसे लग रही है? पास पास है? यस और नो? पास पास दिख रही है सबको? ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो देखो, अब मैं यहां से ही मूवमेंट कराऊंगा इनका, कराया मूवमेंट?
दैट मीन्स ये पीछे थी और एक कहाँ थी, आगे थी। लेकिन आप दूर से जब ऑब्जर्व करते हैं तो अपर्चर स्मॉल हो जाता है, स्मॉल अपर्चर होने की वजह से ही वो डिस्टेंस दोनों इक्वल दिखाई देती है। इसीलिए यहां पर स्मॉल अपर्चर के लिए एफ से लेके बी तक की डिस्टेंस और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस दोनों क्या रही, इक्वल रही। बात समझ में आई? यस और नो? चलिए, तो अब हमने क्या करा, हमने सी और पी, क्योंकि हमें एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालना था, और एफ और आर कहां दिख रहे हैं हमें, या तो फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हमने सीपी को डिवाइड करा। सीपी को कैसे डिवाइड करा, सी एफ प्लस एफ पी, और सी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है उसे ही हमने क्या बोला है, एफ से लेके बी तक की डिस्टेंस के इक्वल है, और एफ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस के इक्वल है। दैट मीन्स एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। एफ पी भी फोकल लेंथ है, यहाँ पे भी एफ पी फोकल लेंथ है। एफ और प्लस एफ कितना हो गया, 2f, और सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितनी हो गई, आर हो गई। दैट इज आर इक्वल टू 2f और f इक्वल टू आर बाई 2। 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए, ठीक, 2 मार्क्स में डेरिवेशन के लिए। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई सबको बच्चों को? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? चलिए, अदर स्टूडेंट्स, आप लोगों को खाना वाना नहीं मिला क्या आज घर पे? अच्छा, चलिए, वेरी गुड। तो आप बोलते क्यों नहीं है फिर, जब जब आपने पढ़ा है तो आप बताए ना उसे, यस समझ में आया नहीं आया है, यस और नो? क्लियर इतना? च- चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली ये आपने 10th क्लास में भी बनाई होंगी इमेज डायग्राम्स, ठीक है? तो मैं बेसिक रूल्स बताता हूँ आपको, फिर मैं इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम और देखेंगे कैसे कैसे है, जहाँ नीड होगी। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, तो बेसिक रूल ये होते हैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होगी, फोकस वाली रे पैरेलल निकलेगी, लाइक दैट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी रे प्रिंसिपल पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी, उसके लिए आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और आर पोल वाली रे, ठीक है? तो ये बेसिक रूल है जिनसे हम इमेज डायग्राम बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाई देता हूं, है ना, रे डायग्राम ऑफ, पहले मिरर के देख, समय को बचाते हुए, बाय उसकी हेल्प लेते हुए, सही रहेगा ना बच्चों? देखिए, यहां से शुरुआत होती है। अच्छा, शुरुआत कैसे होगी वो मैं समझा देता हूं। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर, सेकेंड, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। अभी इसे पॉलिश करेंगे थोड़ी देर में, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये मैंने इसे पॉलिश कर दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में कहाँ हो सकता है, इनिशिएट करते हैं, देखिए याद कैसे रहती हैं चीजें उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका इनफाइनाइट पे, ठीक है? इनफाइनाइट से जब इधर चलते हैं तो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आता है फोकस, और फिर आता है पोल। इस तरीके से उसकी कहानी रहती है। तो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है आपका, इनफाइनाइट पे हो सकता है। दूसरी कंडीशन, इनफाइनाइट और सी के बीच में हो सकता है, तो वो कंडीशन आती है कहां पर, बियॉन्ड सी में आती है, बियॉन्ड सी। फिर तीसरी कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, वो कंडीशन कहाँ आती है, एट सी में आती है। चौथी कंडीशन, सी और एफ के बीच में हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ है।
पांचवी कंडीशन फोकस पे हो सकता है, दैट इज एट एफ। और छठी कंडीशन बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड। तो इस डायग्राम को देख के आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दैट इज बियॉन्ड सी। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ बिटवीन एफ एंड पी। कुल मिला के कॉनकेव मिरर के हम इस तरीके से 6 केसेस देखेंगे। अब कैसे कैसे इमेज डायग्राम्स बनेंगे, किस किस टाइप की इमेज बनेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहां से पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो देखिए कुछ इस तरीके से कहानी है, पैरेलल रेज आएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी, पैरेलल रे आएगी, फोकस से पास हो जाएगी, इधर तो कहीं जाके मिलेगी नहीं, यहाँ फोकस पे मिल गई। इस तरीके से आपको इमेज कहाँ मिली, कैसी मिली, अच्छा देखो, पैरेलल से आ रहा है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जिससे रे आ रही होंगी, लेकिन फाइनल इमेज हमें कैसी मिल रही है, एक पॉइंट इमेज मिल रही है। कैसी इमेज मिल रही है, पॉइंट इमेज मिल रही है। तो हम बोल देंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। साइज सिग्निफाई स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज उसका स्मॉलर हो गया, वो कैसा हो गया, पॉइंट हो गया। अच्छा, इसे यहां समझ ले, डायग्राम को पढ़ेंगे नोट्स से ही, मैंने नोट्स में आपके मेंशन कर रखे हैं डायग्राम, ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इनफाइनाइट से चले सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो बीच में हम कहां बने, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रही है, देख सकते हैं इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, रियल के साथ में इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। साइज क्या हो गया उसका, छोटा हो गया, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या इसे ही हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे। चलिए आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे ही हम आए तो इमेज डायग्राम जो मिला वो रियल एंड इन्वर्टेड मिला, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिली जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात करते हैं इसमें। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा देखें अगर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ इस तरीके से है, इमेज हाइट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज तो मिली, लेकिन इमेज की जो लेंथ थी वो क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। इमेज की लेंथ कैसी हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम फोकस पे आ गए तो फोकस पे आने वाली रेस पैरेलल जा रही है, कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इनफाइनाइट पे हो जाए। और अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो हम कहाँ गए, फोकस और पोल के बीच में आ गए। तो जैसे ही हम फोकस और पोल के बीच में आएंगे तो उस अकेले केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनती है तो वो रियल नहीं रहती, वो इमेज हो जाती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी यहाँ पर मिल रही है। आई होप 6 के 6 डायग्राम क्लियर है आपको, किस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, बताएं जल्दी से बच्चे, यस और नो। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बनाने भी आ जाएंगे ये, वैसे आपने 10th क्लास में प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा मैं इन्हें याद भी करा देता हूँ, देखो 6 केसेस को याद हो जाते हैं तो डायग्राम बनाने में आसानी हो जाती है। ये है फर्स्ट, एट इनफाइनाइट, यहां हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट। सेकंड, बियॉन्ड सी। थर्ड, बिटवीन, सॉरी, थर्ड है एट सी, एट सी। फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ, एट एफ। और सिक्स, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम किसकी बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे। देखिए याद करने का तरीका, जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट से आने वाली रेस पैरेलल रहेंगी, और पैरेलल रेस हमेशा कहां जाती है, फोकस पे आती है, तो इमेज कहां बनेगी, एफ पे बनेगी। देखिए फिर आते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्वियसली बिटवीन सी एंड एफ जब होगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, वाइस वर्सा वाली कंडीशन है। एट सी में कोई चेंज नहीं है, एट सी ही रहेगा। एट एफ है तो देखो जब एफ पे इमेज बनी तो कहां थे, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, अब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। और बिटवीन एफ एंड पी द सिंगल केस, यहां बनेगी आपकी बिहाइंड द
मिरर, बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? याद हो गया ये? चलिए आगे बात करते हैं। फोकस पे जब आई तो इमेज डिमिनिश हो गई थी, और डिमिनिश में भी कैसी हो गई थी आपकी? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं। यहां बनी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल इन्वर्टेड, इसमें भी रियल इन्वर्टेड, इसमें भी रियल इन्वर्टेड, बस यहां पर कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां रियल इन्वर्टेड हुई, साइज अभी भी स्मॉल था। देखो स्मॉल स्मॉल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसा रहा? सेम साइज, सेम। फिर क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइड, और फिर क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइड। ठीक है, यहां पे भी इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड इमेज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डेटा याद हो जाएगा इजिली। अदर स्टूडेंट्स? चलिए वेरी गुड, ये हो गया आपका डायग्राम का फॉर्मेशन पूरा। अब बात करेंगे हम किसकी? कॉन्वेक्स मिरर के केस। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, या किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, एग्जैक्ट मेंशन नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ऑब्वियसली इमेज फॉर्मेशन आपको फील होगा कहां पर आता हुआ? फोकस पर। टूल इनफाइनाइट का कहां था इमेज फॉर्मेशन? फोकस का था। आगे बढ़ते हैं। किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी? इमेज डिमिनिश हो जाएगी। दैट मींस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइड से छोटा हो जाएगा। तो ये दो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। ये आपको लर्न करने हैं। और लर्न क्या करने? बेसिकली मिरर फॉर्मूला जब प्रूफ करवाएगा तो वो आपसे स्पेशली मेंशन करके भी बोल सकता है कि भाई मुझे तो मिरर फॉर्मूला प्रूफ करके बताओ कि जब ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। पैटर्न मैं सिखा दूंगा फॉर्मूला प्रूफ करने का, कोई सा भी डायग्राम बन जाए आपका कॉनकेव मिरर का, आप उससे इमेज फॉर्मेशन करके और मिरर फॉर्मूला को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम? चलिए अब, वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से मिरर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, जनरली मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, जहां पे f होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, v होती है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? कुछ एजम्पशंस हैं डेरिवेशन करने के लिए, वो भी मैं लिख देता हूं। एजम्पशन फॉर डेरिवेशन। फर्स्ट एजम्पशंस, ऑल, देखो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, उसका फायदा अब मिलेगा। पहला एजम्पशन ही ये है कि ऑल द रेज आर पैराएक्सियल्स। तो अगर आपको याद हो तो मुझे बताएं, पैराएक्सियल रेज पास की रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, या दूर वाली रेज होती है? जल्दी से बताएं। पास वाली रेज, वेरी गुड। तो ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे जब भी आप रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बनाए तो वी प्रेफर पैराएक्सियल रेज। ठीक है। सेकंड, द अपर्चर ऑफ, वेरी गुड, मिरर इज स्मॉल। अपर्चर हमें कैसे लेके चलना है? स्मॉल अपर्चर लेके चलना है। और थर्ड वन इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज स्मॉल इन साइज। दैट मीन्स जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मिरर है
और ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इसके बाद सामने इतना बड़ा, तो आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो आपका मिरर है उसके रेस्पेक्ट में ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। आप लोग लैब में गए, फिजिक्स लैब में? यस और नो? चलिए, जब आप फिजिक्स लैब में जाते हैं तो वहां पर आपको ऑप्टिकल बेंच मिलती है, राइट? प्रैक्टिकल्स करे होंगे आप लोगों ने, देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल बेंच रहेगी। यहाँ स्टैंड पर ही आपका क्या रखा होगा? मिरर रखा होगा, ठीक। और ये पिंस होती हैं प्रैक्टिकल करने का सबसे अच्छा। हाँ वेरी गुड। एक ऑब्जेक्ट, हाँ मैं अब मेरी सुनो थोड़ी देर के लिए। एक ऑब्जेक्ट के लिए पिन होती है और एक इमेज के लिए पिन होती है। प्रैक्टिकल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आप तीनों को बिल्कुल पास में लाके रख लें। तीनों पिन को, दोनों पिन और जो भी मिरर या लेंस है उसको पास में लाके रख लें। फिर उसके बाद में डिसाइड करें कि मुझे किसे ऑब्जेक्ट मानना है, किसे इमेज करना है। जिसे भी आप ऑब्जेक्ट मानेंगे वो फिक्स रहेगा, और इमेज वाली जो पिन रहेगी वो मूवमेंट वाली रहेगी, ठीक है। अभी हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिखा दूंगा इजी वे में। और मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया भी दे दूंगा कि कहां पर वैल्यू आप ऑब्जेक्ट को रखें, कहां पर आप मिरर को रखें, कहां पर आप इमेज निडल को रखें, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन सिंगल टाइम में अच्छी सी बन जाए, ठीक है। तो अभी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे तब उसे डिस्कस करें। फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे। तो हमने अभी अभी देखा मिरर फॉर्मूला 1/f=1/v+1/u। कुछ उसके assumptions हैं, थोड़ा लेंथी रहेगा, इसलिए वो कल के लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है।